William Wordsworth. In this section, we will be dealing with William Wordsworth and the important question, the theory of poetry. So, first of all, William Wordsworth. He studied at Cambridge University में पढ़ाई करी, belonged to the Romantic age, and Wordsworth was already rich and then he became a poet. अब यहाँ पे एक important चीज़ आ जाती है कि Wordsworth जो थे वो already rich थे, ठीक है, और उसके बाद वो poet बने. और जो यूजुअली पोइट्स होते हैं दे जिस तरह हमने एस टी कॉलरेज को पढ़ा कि ही सफ़र्ड डेस्टिट्यूट, ठीक है, पोवर्टी आफ्टर द फादर्स डेथ, और उसके बाद उनके जो डेप्ट्स थे उसकी वजह से ही इवन रन आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी. लेकिन एस टी कॉलरेज के अगर हम ऑपोजिट आके देखें विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये ऑलरेडी रिच थे, ठीक है. और इनका ही वॉज बॉर्न अप्रैल 7, 1770. जो कहा था कि एस टी कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है, तो ही वॉज बॉर्न इन 1770 और एस टी कॉलरेज वॉज बॉर्न इन 1772. ओके, बर्थ प्लेस इनकी क्यूम्बरलैंड थी, विलेज था, ठीक हो गया. ही एडेड अ सिक्योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, कि उनको एक सिक्योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन मिल गई थी. क्यों? बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी रिच, ठीक है. प्रूव्स दैट ही वॉज रिच एंड वेंट टू कैम्ब्रिज देन टू फ्रांस. कैम्ब्रिज गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद फ्रांस भी गए थे फॉर द रेवोल्यूशन, ठीक है. अब हर पोइट के, हर ऑथर के एक जो उनका लाइफ का सीक्वल है उसके अंदर एक चीज़ मस्ट होती है, दैट इज़ द ट्रैवल. ट्रैवल के बिना दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू बिकम अ पोइट, ठीक है. तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसके बाद 1795 में वो एस टी कॉलरेज से मिले और वहाँ पे उनकी दोस्ती हो गई, ठीक है. पैदा कब हुए? 1770 में, एस टी कॉलरेज 1772 में. इनमें 2 साल का डिफरेंस था. और 1795 में एस टी कॉलरेज से मिले और वहाँ पे इनकी दोस्ती हो गई. और उसके बाद दे डिसाइडेड टू बी द फ्रेंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है. अब ये जो चीज़ मैंने बताई कि एवरी राइटर हैज़ द ट्रैवलिंग फॉर अ कॉमन फैक्टर इन दिस मेड देम राइटर्स. क्योंकि जब आप ट्रैवल नहीं करोगे, आप दूसरे लोगों से नहीं मिलोगे, डिफरेंट कल्चर के पीपल से, आप उनकी हिस्ट्री को नहीं समझोगे, आप उनसे बातचीत करके उनके कल्चर में घुसने की, उनके कल्चर को समझने की कोशिश नहीं करोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट. क्योंकि बहुत सारे हमारे पास जो हैं क्रिटिक्स हैं, उनका ये कहना है कि हमारी जो जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, दैट्स टी एस इलियट, उन्होंने भी ये चीज़ कही थी कि हिस्ट्री का जो प्रेजेंट और पास्ट का कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कि हमारी जो लिटरेरी वर्क है उसमें चाहे हमारे पास जो है हम पूरे पास्ट को उठा के लिटरेचर में ना डालें, लेकिन पास्ट का अफेक्शन, पास्ट का अफेक्ट जो है दैट वुड बी इन आवर हिस्ट्री, इन आवर लिटरेचर. तो इसी तरह से कि हिस्ट्री का अफेक्ट जो है दैट वुड बी इन आवर लिटरेचर. तो हिस्ट्री, लोगों की हिस्ट्री, दूसरे कल्चर्स की हिस्ट्री, उनको जानना, उनको समझना ज़रूरी है टू राइट समथिंग, टू राइट स्पेसिफिक थिंग. और ये भी कहा जाता है कि एक इंसान की सेल्फ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए बाकी वर्ल्ड होता है टू राइट, ठीक है. पोइट, स्पेशली पोइट के लिए. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. जस्ट हैव अ लुक एट इट. Okay, now we will be moving toward the theory of poetry of William Wordsworth. Okay, the theory of poetry by William Wordsworth is the result of the conversation of two great poets, Wordsworth and S.T. Coleridge. Wordsworth और S.T. Coleridge के conversation के नतीजे में ये theory of poetry construct हुई थी, ठीक है. अब इसको हम 4 headings के अंडर स्टडी करेंगे, यानी कि इसके की पॉइंट्स अगर बनाए तो वो 4 की पॉइंट्स बनेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ द पोइट्री. According to Wordsworth, poetry is the breath and the finer spirit of knowledge. कि poetry क्या है? The breath and the finer spirit of knowledge, ठीक है. Impassioned expression which is in continents of all sciences. एक impassioned expression है जो कि all sciences के continents में आता है, ठीक है. But more powerful opinion of Wordsworth is कि poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings. Wordsworth कहते हैं कि poetry जो है वो बेशक continents हो, science subjects की, बेशक जो भी चीज़ हो, लेकिन the most stronger opinion for the poetry is that poetry is the spontaneous overflow of the powerful feelings. Okay. Poetry takes it from the origin, recollected in tranquility. Okay, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पोइट्री की फॉर्मेशन का प्रोसेस डिस्कस हो रहा है, ठीक है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोइट्री जो है वो हमारे पास कैसे बनती है? द इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. ट्रैंक्विलिटी हमारे पास होता है तन्हाई या सुकून, ठीक है. तो पोइट्री बेसिकली हमारे पास उन इमोशन से बनती है दैट वी रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी. सुकून की, सकूत की हालत में जो हम रिकलेक्ट करते हैं. एंड
Soon the tranquility disappears and thought got subjected to the contemplation. Contemplation का मतलब होता है गौर करना. Very soon जो हमारे पास thought है, वो जो tranquility जिसके अंदर हमने उन emotions को gather किया था, वो disappear होने लग जाती है. ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आपके mind में एक thought आ गई, you will start thinking and thinking and thinking over that thought. तो आपका वो जो सुकून का level है, the more deeper you go, the more restful या फिर unpeaceful you become. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब हम इमोशंस हमारे माइंड में आते हैं ट्रैंक्विलिटी में, सुकून में, लेकिन उसके बाद जब हम उन पर गौर करना स्टार्ट करते हैं तो हम बेचैन होने लग जाते हैं. ठीक है, तो सडनली और सून द ट्रैंक्विलिटी डिसअपियर्स एंड द थॉट गॉट सब्जेक्टेड टू कंटेम्पलेशन. कंटेम्पलेशन का मतलब होता है गौर करना, फिर हम उस पर गौर करने लग जाते हैं. और इसी मूड में अ सक्सेसफुल कंपोजिशन ऑफ पीस ऑफ लिटरेचर बिगिन एंड इज कैरिड आउट इन द सिमिलर मूड. के इसी मूड के अंदर अंदर एक सक्सेसफुल जो हमारे पास कंपोजिशन है किसी भी चीज़ की, वो शुरू होती है और इट इज़ कैरिड आउट इन द सिमिलर मूड. ओके, अब अगर हम डिस्कस करते हैं तो स्टेजेस थ्रू विच द पोइम पासिस, जिस तरह हमने ऊपर बात किया, अब अगर हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करेंगे तो देयर वुड बी 5 स्टेजेस इन विच दिस होल प्रोसेस इज डिवाइडेड. सो व्हाट आर दीज 5 स्टेजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोशन सेटअप बाय एन एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट. कि सबसे पहले किसी एक्सपीरियंस या ऑब्जेक्ट की बेस पे हमारे पास एक इमोशन सेट होता है. जाहिर सी बात है, इफ़ आई सिट एंड राइट अपॉन माई लाइफ, तो ऑब्वियसली माई इमोशंस वुड बी कनेक्टेड टू माई एक्सपीरियंसेस. एंड इफ आई सिट एंड राइट अबाउट अ ब्यूटिफुल बर्ड, देन माई इमोशंस वुड बी सब्जेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट. इस तरह से इमोशनल सेटअप होता है एक्सपीरियंसेस और ऑब्जेक्ट से. ठीक हो गया. There is an interval of time during which the non-essential elements in the experience are unintentionally kicked out. कि उसी दौरान जब हम इमोशनल सेटअप क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम अनइंटेंशनली ही कुछ इंपॉर्टेंट अनएसेंशियल चीज़ों को, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को अपने इमोशन वाली साइड से निकाल देते हैं, उनको किक आउट कर देते हैं. ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड पार्ट आ गया हमारे पास. पहली चीज़ हमारे पास आ गई इमोशनल सेटअप. ठीक है, अब सेकेंड जो चीज़ हमारे पास आ रही है, दैट इज द मेमोरी. मेमोरी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड थ्रोज ऑफ द ड्रॉस ऑफ अनमीनिंग फैक्ट. कि मेमोरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ऑथर, किसी भी राइटर की लाइफ में, और कंट्रोल व्हाट इज इट टू बी रिटेन्ड एंड शेप्स इनटू ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ व्हाट इज रिटेन्ड. कि वो कंट्रोल करती है कि क्या रिटेन किया जा सकता है, यानी कि क्या इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ टू बी रिटेन्ड. और उसके साथ साथ हमारे पास आता है कि वो जो है उन रिटेन की हुई चीज़ों को एक ब्यूटीफुल शेप दे देती है. ठीक हो गया. तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, मेमोरी प्रोवाइड्स द पोइट द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल. ठीक है, एक पोइट के लिए मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड होता है? मेमोरी से. ओके, इन ही लव्स सॉलिट्यूड. जाहिर सी बात है, जब सुकून चाहिए, द इमोशंस शुड बी कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. तो ट्रैंक्विलिटी यानी कि सुकून कहाँ से आता है? सॉलिट्यूड में. ठीक है, बिकॉज इट एड्स द वर्किंग ऑफ मेमोरी, और ये हमारी वर्किंग ऑफ मेमोरी को भी सपोर्ट करती है, सॉलिट्यूड यानी कि तन्हाई. This idea of interval between the experience, observation and composition is the most important concept of Wordsworth theory of poetry. कि ये जो idea है interval का between the experiential observation and composition, कि experiential observation, ये जो पीछे observation start हुई थी, और इसकी composition, ये जो बीच में इसके जो stages आएंगी, वो interval की बात कर रहा है कि वो इतना important part है कि Wordsworth की theory of poetry में basic चीज़ ही ये है. ठीक हो गया. अच्छा, अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी. पहली चीज़ हमारे पास क्या थी कि द इमोशंस आर कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, यानी कि एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट से इमोशंस लिंक्ड होते हैं. दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? द मेमोरी, द रोल ऑफ मेमोरी. अब तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे रिकलेक्शन. रिकलेक्शन में क्या होता है? द एक्सपीरियंस्ड थिंग्स आर रिकॉल्ड. ठीक हो गया, वो सारी चीज़ों को रिकॉल किया जाता है. फोर्थ स्टेज में द इमोशन इज ग्रेजुअली सेटअप इन द माइंड अगैन, कि वापस से वो इमोशन जो है वो माइंड में सेटअप होने लग जाता है. और इसके बाद लास्ट और फिफ्थ स्टेज हमारे पास आती है द कंपोजिशन. कंपोजिशन इज द लास्ट स्टेज. ठीक हो गया, कि लास्ट स्टेज आ गई कंपोजिशन की. अब हमारे पास आ जाता है ये फर्स्ट हेडिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो जाती है, दैट वाज द नेचर ऑफ पोइट्री. ठीक है, अब उसके बाद थ्योरी ऑफ पोइट्री का सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ पोइट्री. फंक्शन ऑफ पोइट्री में हमारे पास क्या है कि वर्ड्सवर्थ के रिमार्क्स ये थे, द एंड ऑफ पोइट्री इज टू प्रोड्यूस एक्साइटमेंट इन को एग्जिस्टेंस विद एन ओवर बैलेंस ऑफ प्लेयर. कि जो एंड ऑफ द पोइट्री है वो सिर्फ ये होता है कि आपको एक्साइटमेंट प्रोवाइड की जाए विद द को एग्जिस्टेंस ऑफ ओवर बैलेंस ऑफ प्लेयर, कि उसमें ओवर बैलेंस ऑफ प्लेयर भी हो. ठीक हो गया. He says it should be aesthetic.
एस्थेटिक होनी चाहिए कि पोइट्री का पर्पस होना चाहिए इज टू गिव प्लेयर, मेन पर्पस क्या होना चाहिए इज टू गिव प्लेयर, और ये एस्थेटिक होनी चाहिए. A poet has to keep in mind that the expressions he is giving or whatever expressions he is communicating with the reader, कि पोइट को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी एक्सप्रेशन वो दे रहा है या रीडर के साथ शेयर कर रहा है मस्ट बी अकम्पनीड विद एन ओवर बैलेंस ऑफ प्लेयर, उसके अंदर प्लेयर होना चाहिए, उसके अंदर ओवर बैलेंस्ड प्लेयर होना चाहिए. ठीक हो गया. ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मीटर इन द पोइट्री बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन अचीविंग द एंड. अब यहाँ पे उसने पहले हम बात करेंगे अभी जब हमने एस टी कॉलेज की बात की थी तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि देयर इज़ नो मीटर नो एनीथिंग. ठीक है. तो अभी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने मीटर की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस किया. ठीक है. तो अब ये क्या चीज़ है कि यहाँ पे अच्छा ये चीज़ अप्रूव होगी कि वर्ड्सवर्थ इज़ द वन हु डू नॉट अप्लाई टोटली व्हाट ही सीज. ठीक है. तो या फिर हो सकता है कि ये उसने अपनी जो है वो रस्टिक लैंग्वेज से पहले के जो उसके व्यूज़ थे उनको फॉलो किया हो. ठीक है. कि उनकी जो पोइट्री थी 1792 से पहले वाली जो पोइट्री थी, ठीक है, वो सारी हाईली कन्वेंशनल थी. और आफ्टर 1792 टिल 1807 उनकी जो पोइट्री थी दैट वाज ऑफ रस्टिक लैंग्वेज. ठीक है. तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि मे बी उन्होंने मीटर की जो बात है वो पहले की हो या बाद में की, मतलब हो सकता है कि उनकी कन्वेंशनल पोइट्री के टाइम में उन्होंने मीटर की बात की हो. ठीक है. ओके. तो यहाँ पे हमारी दूसरी हेडिंग कंप्लीट हो जाती है, दैट इज द फंक्शन ऑफ पोइट्री. क्या वो कहते हैं कि फंक्शन ऑफ पोइट्री शुड बी टू गिव प्लेयर, ओवर बैलेंस प्लेयर. अब थर्ड हेडिंग आती है व्हाट इज अ पोइट. द पोइट इज अ सीयर, देखने वाला है. ठीक है. ही इज अ मैन टॉकिंग टू द मैन, कि एक आदमी से बात करता है, लेकिन जो पोइट है दैट सीज द मोर ट्रूली एंड देयरफॉर फील्स मोर डीपली, कि जो पोइट है वो ज़्यादा ट्रूली देखता है और ज़्यादा डीपली फील करता है चीज़ों को. ठीक हो गया. His business is to see man to take and feel, कि वो उसका जो काम है वो ये है कि मैन को जो है टैकल करना और उसको फील करना. ठीक हो गया. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि इट डिफर फ्रॉम अदर्स इन द इंटेंसर एंड कॉन्सेंट्रेटेड फीलिंग्स, कि वो जो दूसरों से डिफर करता है, पोइट और कॉमन मैन में डिफरेंस क्या है, दैट इज ऑफ इंटेंसर एंड कॉन्सेंट्रेटेड फीलिंग्स. These powers reveal a new world to him, क्योंकि ये जो पावर्स हैं ये एक ऐसी पावर है जो आपके पूरे के पूरे सिनारियो को चेंज करके रख सकती है. कि इफ़ यू हैव द पावर टू फील डीपली, तो आपके पास ये पावर है कि आप जो है पूरे अपने वर्ल्ड को चेंज कर दो. कि जहाँ पे एक कॉमन मैन सिर्फ क्या फील करेगा कि देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम, वहाँ पे एक पोइट जो है वो क्या फील करेगा कि एक ट्री है, उसके लीव्स कुछ डार्क ग्रीन है कुछ लाइट ग्रीन है. लाइट ग्रीन इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर डस्ट पड़ी हुई है, तो वो उसकी उसकी डार्कनेस को जो है वो कम कर रहे हैं. ठीक है. उसको वेग करते जा रहे हैं. ठीक है. और वो ये देखेगा कि उसके ऊपर कितनी चिड़ियाँ हैं और वो किस चीज़ का दरख्त है, और वो मतलब एक पोइट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड और इंटेंसर फीलिंग्स की तरफ जाएगा, और वो जो उसका सारा का सारा एक सिनेरियो है उसकी एक एक माइनर से माइनर डिटेल को डिस्कस करेगा. तो ये चीज़ उसको पूरा का पूरा वर्ल्ड उसका चेंज और न्यू वर्ल्ड रिवील करती है उसके सामने. Perception is the work of imagination, result from working on outer emotions through the sense and inner powers of the mind. कि perception जो है हमारे पास work of imagination है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी outer impressions पे काम करते हैं through the senses and interpretations. ठीक है. inner power of mind से हम काम करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास तीसरी हेडिंग चौथी और लास्ट हेडिंग आ जाती है द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. लैंग्वेज ऑफ पोइट्री कैसी होनी चाहिए वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग. वो कहता है कि पोइट्स डोंट राइट फॉर पोइट्स, कि पोइट्स जो हैं वो सिर्फ पोइट्स के लिए नहीं लिखते. ठीक है. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कुछ ना कुछ टच होना चाहिए हमारे वर्क में. द थिंग दैट इज कॉल्ड द पोएटिक डिक्शन, कि पोएटिक डिक्शन का कुछ ना कुछ टच होना चाहिए हमारे वर्क में. अब पोएटिक डिक्शन क्या है? पोएटिक डिक्शन हमारे पास द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. ठीक है. तो अब वो यहाँ पे पोएटिक डिक्शन यूज़ करने का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि इट ब्रिंग्स लैंग्वेज नियर टू दैट ऑफ मैन, कि वो कॉमन मैन को लैंग्वेज से कनेक्ट करता है. ठीक हो गया. एंड रिकमेंड्स टू अडॉप्ट द रस्टिक लैंग्वेज. यहाँ पे हमारी बेसिक बात स्टार्ट होती है कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री रस्टिक होनी चाहिए. वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी रस्टिक.
Such a language's arousing out of repeated experiences and regular feelings is far more permanent rather than the philosophical one. क्यों? क्योंकि वो कहता था कि वो लैंग्वेज जो repeated experiences से arouse होगी, repeated experiences से निकलेगी, तो that should be far more permanent than that of the philosophical one. लोग philosophy तो भूल सकते हैं लेकिन लोग अपने experiences नहीं भूल सकते. तो इस तरह से रस्टिक लैंग्वेज के आइडिया को वर्ड्सवर्थ ने सपोर्ट किया था. एंड दैट इज़ ऑल अबाउट वर्ड्सवर्थ एंड वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोइट्री. और इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ होगी टू बी डिस्कस, दैट शुड बी द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ, lyrical ballads, preface to lyrical ballads, and yeah, that's it. I hope everything is clear about Wordsworth and the theory of poetry. I tried my best to explain these in the most simple words, and if still you have any query, you can comment down below and I'll try my best to find the answers to all your queries. Till then, stay safe. Bye bye. See you in the next video.